चलो जी आ जाओ, हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो हो गया। हम CFS पढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे थे फॉर्मेट की। सबसे पहले ऊपर सर क्या लिखते हैं, ऊपर छोड़ो, ऊपर की बातें बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे। आ जाओ फटाफट। हम यहाँ लिख रहे थे, यहाँ दो हमने लाइनें बनाई थी ऐसे करके, हमने यहाँ ऐसे बनाया था। ऊपर लिखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट और यहाँ सबसे पहले स्टार्ट किया था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या एक्टिविटीज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने लिखा था और फिर मैंने कहा था सबसे पहले यहां लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मालूम है कौन सा नेट प्रॉफिट है जो 11th क्लास में आप निकालते थे? 11th क्लास में जो नेट प्रॉफिट आप निकालते थे, इट वाज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एप्रोप्रिएशंस। बेसिकली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन है। अगर इसको पूरा नाम दिया जाए, इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एप्रोप्रिएशन, अगर पूरा नाम से बोला जाए, लेकिन हम इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये अलग से यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती, इसके लिए 100% मस्ट है कि वर्किंग नोट बनाया जाए। ये मस्ट है, इसका वर्किंग नोट 100% बनेगा, 100% वही अलग से वर्किंग नोट बनाया जाएगा। बुक के फॉर्मेट के अंदर भी, हमारे फॉर्मेट में भी वर्किंग नोट इसका अलग से बनेगा। ठीक है, पहली बात ये थी। फिर हमने कहा इसमें ऐड कर दो अगर कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गलती से हमने माइनस कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस। देखो किताब यहां बहुत सारी बातें लिखती है, बहुत सारी। भाई नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश कौन से खर्चे होते हैं? एक एग्जांपल देखो ना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। तो हमने कहा कोई भी ऐसा खर्चा जो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है, उसको यहाँ पे क्या करो, ऐड करो। गलती से अगर माइनस किया तो ऐड करो। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पे, सब क्या है, ऑल दीज आर नॉन ऑपरेटिंग। और गलती से लिख दिए थे, अब हम क्या करें, वापस प्लस करते हैं। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, है ना, एक या दो लाइन, रजिस्टर वाले दो लाइन छोड़ दो, ऐसे वाले एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हमने कहा फिर लेस करो अगर गलती से कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलो, रेंट रिसीव्ड, ठीक है ना, आपने बिल्डिंग इन्वेस्ट कर रखा है, वहां पे रेंट रिसीव किया, या आपने कुछ ऐसा कमीशन रिसीव किया जो नॉन ऑपरेटिंग है। तो ऐसी कोई इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग है, अगर गलती से हो गई है तो उसको माइनस कर दो। भाई इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऐसी इनकम अगर कुछ है तो उसको यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस कर दें। सर ऑपरेटिंग में कौन कौन सी आती है? एक सेल और सेल ऑफ स्क्रैप, 90% यही आती है। वो हमें क्वेश्चन करके अपने पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। मैं आपको रट्टा नहीं लगवाना चाहता कि यहाँ 10 आइटम याद कर लो, यहाँ 10 आइटम याद कर लो। अगर 11वां आ गया तो क्या करोगे, फंस जाओगे ना, इसलिए याद नहीं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, बस इतना याद रखो कि नॉन ऑपरेटिंग अगर इनकम है तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। फिर यहाँ आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये निकल के आएगा ऑपरेटिंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां निकल के आएगा। और हाँ, यहां पे सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, क्या क्या ऐड करना है, यहां पे क्या ऐड करना है बताओ, डिक्रीज इन, बस इतना सही। उसके आगे सब अपने आप याद हो जाएगा। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करोगे तो साथ के साथ क्या ऐड करोगे, बस, और किसी चीज को याद नहीं रखना। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, वो भी क्यों ऐड करते हैं मैंने आपको उस दिन समझाया था। और फिर लेस करेंगे, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड किया था तो फिर लेस क्या करेंगे, और फिर लो, ये प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा, ये सब प्लस माइनस करने के बाद आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड। क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड। तो यहां आ जाएगा हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑब्लिक यूज
इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसको हम नाम देंगे ए। ठीक है जी, ये खत्म हो गया। इससे ज्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर के अंदर, 2-3 नंबर के, सिर्फ इतना ही निकालने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर एक वर्किंग नोट ये होता है, बाकी ये निकालना होता है। 99% बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सीरियस ना लेके इसी में फंसते हैं। 99%। सर कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है? अरे यार बात की बात है, अब इसमें नहीं जाना। ऊपर सर कैसे लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर, क्या, सब छोड़ो, सब छोड़ो। आप पहले इसको सीखो, हम अंदर क्या करने वाले हैं। ऊपर का लिखना हो जो साजा सजावट का काम, डेकोरेशन का, वो तो 1 सेकंड का काम है। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और लिख देंगे फॉर द ईयर 31 मार्च 2000, जो भी ईयर होगा। वो बात ऊपर का छोड़ दो, ये बात सीखो हम क्या कर रहे हैं। ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लिखेंगे बी, इसको बी देंगे और लिखेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा सर ये कैश फ्रॉम लिखना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप अकेला लिख सकते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन अंडरलाइन करना मत भूलना, और इसको भी अंडरलाइन करना मत भूलना। ठीक है जी, अंडरलाइन कर देना। ठीक है, ब्लू पेन के साथ, सेम वाले पेन से। अच्छा सर इन्वेस्टिंग में क्या क्या आ सकता है? इन्वेस्टिंग के अंदर हम लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कुछ है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अगर सेल है, सेल ऑफ, अगर कुछ है तो उसे प्लस कर दिया जाएगा। सर डेप्रिसिएशन का क्या होगा? छोड़ दो, बात की बात है, हम कैलकुलेशन सीखेंगे डेप्रिसिएशन, उसके कुछ केस हम करेंगे, अभी नहीं। बस सेल अगर है तो यहाँ, परचेज है तो माइनस कर देंगे। परचेज करने से हमारा कैश जाता है। व्हेन वी परचेज द मशीनरी वी यूज द कैश आउटफ्लो, व्हेन वी सेल द मशीनरी वी गेट द कैश इनफ्लो। ठीक है जी, हो गया। अच्छा रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कुछ है तो प्लस कर दो। सर एक कंपनी इंटरेस्ट कैसे रिसीव कर सकती है? एक कंपनी इंटरेस्ट रिसीव कैसे कर सकती है? एक कंपनी डिविडेंड रिसीव कैसे कर सकती है? कंपनी तो पैसा लोगों से लेती है और डिविडेंड पे करती है ना। इस गलती में मत रहना, इस गलती में कभी मत रहना। कभी कभी मालूम है क्या होता है? ओवरफ्लो हो जाता है। कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। मालूम आपको, बकेट से लगाओ ना टैप के नीचे, ओवरफ्लो होने से क्या होता है? पानी नीचे गिरता है। ऐसा कंपनी के साथ भी होता है। कंपनी को चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए की। कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, मालूम है, और पैसा बहुत इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे लोग पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग शेयर्स खरीद लेते हैं और बहुत सारे लोग डिबेंचर्स बाय करने को रेडी हो जाते हैं। पैसे को ना नहीं की जाती, पैसे को ना नहीं की जाती। लोगों को नहीं मालूम होता, कंपनी को भी नहीं मालूम होता कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। सच्ची बोलता हूँ, ना कंपनी को मालूम होता है कितने लोग पैसा भेजने वाले हैं, ना लोगों को मालूम होता है कि कंपनी पर कितना पैसा इकट्ठा हो चुका। ये तो जब एक बार शेयर एप्लीकेशंस मार्केट में आउट होती हैं, आपको शेयर चाहिए 1 लाख रुपए के, 10 रुपए का एक शेयर है। कितने शेयर हो गए? 10,000, 10,000। आपने एप्लीकेशन ली, रिलायंस लिमिटेड की मिलती है मार्केट में, आपने फॉर्म फिल, अब तो खैर फॉर्म वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन अभी हम वही पढ़ेंगे। आपने फॉर्म फिल किया, उस पर लिखा अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखा, एक ड्राफ्ट बनाया, 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट पीछे लगाया, उसको एनवलप पे डाला और भेज दिया रिलायंस। यू हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स, यू हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स, कंपनी हैज रिसीव्ड द मनी, पैसा आ गया। अभी कंपनी इज गोइंग टू अलॉट यू द शेयर्स। कंपनी आपको शेयर्स देगी नहीं देगी, कंपनी पे डिपेंड करेगा। आप फोर्सफुली नहीं कह सकते मुझे शेयर्स दो क्योंकि मैंने चेक भेजा है। कंपनी चाहे तो आपको 1 लाख के 1 लाख शेयर, 10,000 के 10,000 शेयर दे दे, कंपनी चाहे तो आपको 5,000 दे, कंपनी चाहे तो आपको 2,000 दे, और कंपनी चाहे तो आपको 0 दे, मर्जी कंपनी। और चाहे तो आपके पैसे वापस भेज दे, वो भी 2 महीने के बाद, 2 महीने खाने के बाद आपके पैसे को कंपनी वापस भेज देगी। ये कंपनी लॉ में लिखा है, एक कंपनी के हाथ में होता है वो किसी को शेयर्स दे या ना दे। आई बात समझ में? तो सुनो मेरी बात, आपने पैसा भेजा, कंपनी के पास क्या आया? बैंक में पैसा आया, और कंपनी ने क्या किया? उसके बाद सबका वेट किया। उसमें टाइम लगता है भाई, इसने भेजा, उसने भेजा, उसने भेजा, उसने भेजा, मैंने भेजा, सबने पैसा भेजा।
सबका पहले पैसा इकट्ठा होगा, एक लास्ट डेट आएगी, फिर कंपनी उसके बाद देखेगी कितना पैसा टोटल बैंक में आ गया। कैश नहीं आता, सब बैंक में आएगा। कितना पैसा टोटल बैंक में आया, लोगों ने अप्लाई किया, मालूम चला कि 10 करोड़ रुपए के शेयर इशू करने थे और 5 करोड़ के डिवेंचर थे। पैसा आ गया 20 करोड़, चाहिए कितना था और आया कितना, तो कंपनी पैसा वापस नहीं करती। ठीक है, उनको डिवेंचर्स में कन्वर्ट करके या लोन में कन्वर्ट करके उसी पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर देती है मार्केट के अंदर, खुद इन्वेस्ट कर देती है। लोगों से मांगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए और पैसा एक्सेस आया तो खुद भी बाहर इन्वेस्ट कर दिया। ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां क्या करती हैं, ये काम करती हैं। ये बैंक क्या करता है, यही काम तो करता है। आप ही का पैसा आपसे लिया, आपको थोड़ा दिया, बाहर खुद इन्वेस्ट कर दिया, उससे ज्यादा कमा लिया और बीच के डिफरेंस को क्या बोला, प्रॉफिट। यही काम करते आ रहे लोग, है ना, ये फाइनेंस का बिजनेस है। तो कंपनियां भी ऐसा करती है। अभी एक्स्ट्रा पैसा आ गया 5 करोड़, मैं क्या करूं, लोगों को वापस कर दूं या इन्वेस्ट कर दूं। मैंने सोचा एक काम करता हूं, चंडीगढ़ रोड के ऊपर बड़ी बड़ी 4 बिल्डिंग परचेज कर लेता हूं, 1.25 करोड़ की 4 बिल्डिंग परचेज कर दी, मान लो 1.25 करोड़ की है, या 1 करोड़ की 5, 1 करोड़ की 5 कर दी मैंने परचेज। और मेरी क्या हो गई, वो इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अभी बिल्डिंग परचेज की है तो उसके ऊपर खुद बैठूंगा, क्या करूंगा, उसको रेंट पे दूंगा। रेंट से क्या आएगी, इनकम आएगी, रेंट रिसीव क्या हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले मैं कहां डालता था रेंट रिसीव, याद करो 11th क्लास में कहां डालते थे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे को कुछ नहीं मालूम था ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है। मुझे तो एक ही मालूम था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। याद करो उस दिन कहां डालते थे रेंट रिसीव, एक जगह। अब नहीं डलेगा वो, अगर गलती से यहां डल गया तो माइनस करो और यहां पे डालो, यहां से निकालो और यहां पे डालो। ठीक है, यहां नॉन प्रेफरेंस इनकम में यहां लिखो और यहां पे ऐड करो, यहां से हटा दो, यहां ऐड कर दो। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव। अच्छा, मान लो मैंने बिल्डिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मैंने क्या किया, एक फाइनेंस कंपनी खोल डाली, लोगों को आगे मैंने क्या कर दिया, रेंट पे पैसा दे दिया, मतलब उधार में दे दिया, लोन दे दिया और पैसा कमा लिया वहां से। क्या कमाऊंगा वहां से मैं, इंटरेस्ट कमाऊंगा। याद करो 11th क्लास में इंटरेस्ट रिसीव कहां डालते थे आप, मतलब आपको एक ही बात सिखाई गई थी, बस क्रेडिट साइड और डेबिट, ये सिखाया गया था ना, आपकी गलती नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर गलती से आपने इंटरेस्ट रिसीव को ऑपरेटिंग में डाल दिया है तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, पैसा चोरी नहीं हुआ। यहां से माइनस कर दो, यहां पे ऐड कर दो, सिर्फ एक ही पैसे को। हाँ एक ही पैसा, दो पैसा तो एक ही है भाई, यहां माइनस कर दो, यहां ऐड कर दो। सर अगर फाइनेंस कंपनी खोली हो तो फिर आप नहीं, फाइनेंस मैं समझाता हूँ बात, उस बात पे आते हैं फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी के अंदर। रुको मैं आता हूँ उस बात, वेट करो, अभी उस बात पे आने वाला हूँ वापस कि कंपनी 2 तरह की होती है, वहां आता हूँ। तो लो बात खत्म हुई। फिर ये देखो क्या हुआ, डिविडेंड रिसीव। मान लो मेरे पास इतना पैसा आया कि मैंने अब किसी और कंपनी के शेयर बाय कर लिए, किसी और कंपनी के, याद है आपको, देखा था कंपनी आपने, B शेयर C शेयर, मैंने शेयर बाय कर लिए। अब तो मेरे पास क्या आएगा, डिविडेंड। तो डिविडेंड जो आएगा पहले हम कहां दिखाते थे और अब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इनकम जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो यहां आनी चाहिए, यहां पे आनी चाहिए, यहां से निकलेगी और यहां आ जाएगी। तो सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास यहां आएगा वो आएगा नेट कैश फ्रॉम पब्लिक यूज। ये माइनस में भी आ सकता है, ये माइनस में भी आ सकता है, कुछ भी माइनस में आ सकता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको हम बी का नाम दे देंगे, बी, या नेट कैश फ्लो, या लिख दो नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्लो लिख देना, नेट कैश फ्लो, ठीक है जी। लो हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है जी। हाँ, यहां क्या होगा, यहां कंपनी करेगी इश्यू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी पैसा इकट्ठा करती है तो क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, पैसा आएगा यानी प्लस कर देंगे। कंपनी करेगी इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, पैसा प्लस कर देंगे।
किसी भी हाल में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर बनाता हूं। यहां तक हो गया बी पार्ट तक। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, आपकी तरीके उसमें आ जाएगा। यहां से ऊपर चलता हूं, आ जाओ फटाफट जल्दी से। फाइनेंसिंग को ऊपर ले जाता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये देखो, फिर अब आए सी पार्ट पे। इधर सी हमने कहा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और सबसे पहले मैंने कहा पैसा कहां से आएगा कंपनी के पास? इश्यू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी मार्केट में शेयर करती है। और कहां से आएगा? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। और कहां से आएगा? बैंक लोन। और कहां से आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और कहां से आएगा? बस इतना ही बहुत है यार। कहां से आएगा? यहीं से आएगा। और कहां से आएगा? शेयर बेचोगे, डिवेंचर बेचोगे, लोन लोगे या फिर ओवरड्राफ्ट लोगे। और जाएगा भी सही क्या? जब आप पे करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और जब आप पे करोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और जब आप पे करोगे डिविडेंड, ये जाएगा, है ना? कंपनी जब पैसा किसी से लेगी तो क्या उसको डिविडेंड नहीं देगी? देगी सर। क्या कंपनी जब किसी से डिवेंचर पे पैसा लेगी तो इंटरेस्ट नहीं देगी? देगी सर। लोन लेगी बैंक से तो इंटरेस्ट नहीं देगी? देगी। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो आज से पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को दिखाते थे, वहां से माइनस किया जाएगा और यहां पे दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो आप वहां दिखाते थे वहां से माइनस कर दिया जाएगा और यहां पे दिखाया जाएगा। आई बात समझ? ये फाइनेंसिंग का काम हो गया। तो निकल के क्या आएगा? निकल के आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑब्लिक यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको हम नाम देंगे सी। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या ये खत्म हो जाएगा कैश फ्लो? हाँ बस खत्म हो गया। अब खत्म हो गया। अब इसका आंसर बताता हूं कैसे मिलेगा बाद में। तो फिर हम यहां करेंगे, यहां पे टोटल ए प्लस बी प्लस सी। टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल जो भी आया, यानी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। माइनस वाले को माइनस, प्लस वाले को प्लस। तो क्या आएगा? टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और इसमें ऐड किया जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा कैश नहीं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी। जो भी ये टोटल आएगा ए प्लस बी प्लस सी का टोटल जो भी आएगा यहां पे, इधर जो भी ये टोटल आएगा, जो भी टोटल यहां पे आएगा, इसमें प्लस किया जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और सुनो, जैसे ही आप इसमें ये प्लस करोगे, जैसे ही इसमें आप ये प्लस करोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसमें ये प्लस करते ही, जैसे ही इसमें आप ये प्लस करोगे, इसको इसमें प्लस करते ही यहां आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और यही आपका आंसर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, यही आपका आंसर होगा। दिस विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। तो आपको पेपर में बैठे बैठे पता लग जाएगा कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनी या गलत बनी। पेपर में पता लग जाएगा आपको क्या बन रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस करके ये वाला बैलेंस आ गया तो समझ जाओ आपके 8 नंबर कंफर्म हो गए, और नहीं आया तो समझ लो कहीं गलती है। सॉरी सब, अरे लाइनों में डालने की बात छोड़ो यार, अभी मैंने कहा कुछ हमने एंट्री की है, वो तो बहुत दूर की बात है। कौन सा आइटम कहाँ डालेगा, कैसे डालेंगे। और हाँ ये भी बता दूं, इसको अंदर बाहर लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू प्रिपेयर कैश फ्लो कि आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। मैं 17 साल से कैश फ्लो बनाता रहा हूं और मैंने कभी भी नहीं देखा कि ऐसा कोई रूल मैंने गलत कर दिया कि मुझे पकड़ के ले गए, बनाया गलत बना दिया। ऐसा कभी नहीं, कोई कानून नहीं है इसको बनाने का। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट फॉर दोज कंपनीज जिनकी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, उनको बनाना है, मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है, इसे बनाना मस्ट है। हम भी बनाते थे हर साल जब फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में बात नहीं करेंगे,
और भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जिन्हें बनाना जरूरी है और यूआरए के ऑफिस में मतलब युगांडा रेवेन्यू अथॉरिटी में सबमिट करना जरूरी होता था हर साल के लास्ट में, उनमें से ये भी एक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई आइटम गलती से यहां लिखना था और यहां लिख दिया, अरे ये तो गलत बॉक्स में डाल दिया, इसको उठा के ले जाओ, ऐसा नहीं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। जो बुक बोलती है ना कि ऐसे ऐसे डॉट डाल के ऐसे ऐसे करो, अरे नहीं, वो बचकानी हरकतें हैं, वो हरकतें नहीं होती जब वो प्रैक्टिकल काम करते हैं। मतलब होता है किससे मालूम, मतलब इससे होता है ये यहां गलत नहीं होना चाहिए, यहां गलत, अगर ये गलत आया ना टोटल तो फिर सारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, इट विल बी गिवन, और ये भी गिवन होगा। बस आपकी अगर यहां गलती नहीं हुई, ये ठीक आया, इसमें जैसे ही आपने ओपनिंग बैलेंस जोड़ा तुरंत क्लोजिंग बैलेंस अगर आपका मिल गया क्वेश्चन के साथ, तो समझ जाओ आपका आंसर 100% ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा ये जादू करके, आप ये जादू करोगे जब आप इसके आंसर्स करोगे। लेकिन आप कभी भी कतई भी इस बात को मत समझना कि ये बैलेंस यहां ऐसे लिखना है, ये बैलेंस, और सब लिखेंगे हम अपनी मर्जी से लिखेंगे, अपनी मर्जी से लिखेंगे, और आपसे ही मैडम क्लास में सम करवाएंगी बाद में, जब करके बताना कैसे किया है ये भी गारंटी साथ में देता हूं, आप ही क्लास में खड़े होकर करोगे, ठीक है। तो लो, हो गई बात खत्म। ये तो था हमारा फॉर्मेट, एक पेज में आना चाहिए, सिंगल पेज में फॉर्मेट आना चाहिए। यानी सर यहां हमने कितनी लाइन छोड़ी, 1 2 3 4 ना, 2 लाइन से 3 लाइन, ठीक है। हम एक लाइन में बहुत सारे आइटम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लाइन में एक ही आइटम लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है जी। हमें मतलब है जी, यस, हम एक प्लस माइनस कर सकते हैं ना, इधर इधर सारे प्लस वाले एक तरफ कर सकते हैं, माइनस वाले नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे लाइन छोड़ के लिखना है। एक पेज में इसलिए आने के लिए बोल रहा हूं कि अगर एक पेज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो, और इसका भी वही सेम सिस्टम होगा। एक बार उंगली रख दी ऊपर बैलेंस शीट में, पहले वाले आइटम पे उंगली रखी और नीचे तक टोटल जब तक ना हो जाए उंगली नहीं हिलानी, इसका भी वही सिस्टम से काम करेगा। लेकिन अभी वहां दूर है, अभी वहां तक नहीं जा रहे, ये फॉर्मेट की बात थी। हमने पूरी एक्टिविटीज को 3 हिस्सों में बांट दिया। कौन से 3 हिस्सों में, एक फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग, कैसे भी बोल सकते हो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग बोलो या ऐसे बोलो। लेकिन काम कैसे होता है, पहले फाइनेंस इकट्ठा होता है, फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता है और फिर ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, ऐसे काम होता है, ठीक है जी। नीचे से ऊपर को हम जाते हैं, ये वाला काम हम करते हैं, ठीक। इतनी सी बात को ध्यान में रखो, ये आपका फॉर्मेट है। एक पेज में इसका फॉर्मेट आना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरे तरीके के साथ, और उसकी 60 से 70 फोटोकॉपी आपको करानी है, 60 to 70 फोटोकॉपीज। एक बार जब फॉर्मेट में 5-7 सम कर लोगे और हाथ बैठ जाएगा, तो उसके बाद 60 to 70 कॉपीज आपको करवानी होगी कम से कम, ताकि बार बार फॉर्मेट पे टाइम वेस्ट ना हो। सीधा क्वेश्चन उठाया और फॉर्मेट में करना स्टार्ट कर दिया, और फिर उस पेज को चाहो तो अपने रजिस्टर के ऊपर या अपनी नोटबुक पे पेस्ट कर सकते हो, ताकि अगर आपकी कॉपी बनी रहे। जैसा आप करना चाहो, मर्जी आपकी है। नहीं तो बच्चों ने अलग से नोट्स बना लिए थे, जितने भी क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल, उनके अलग से नोट्स बन गए थे, है ना। वो एक बंच बन गया था पूरा, फिर उसको स्टेपल कर दिया बच्चों ने। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा इस फॉर्मेट के अंदर, पहली चीज देखो, सबसे पहली क्या थी, फर्स्ट थिंग, ना यही तो प्रॉब्लम, उसके ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं थोड़ा सा लिखवाता हूँ आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिखवाओ, लिख लो जल्दी से, लिखो आप। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, थोड़ा नोट लिख लो आप प्लीज। हाँ, नोट लिखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर the principal revenue producing activities. अंडरलाइन करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। अब लाइन आनी चाहिए, अंडरलाइन किया ना आपने, क्या लिखा, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज, है ना, वही लिखा ना, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। अब ये क्या होता है जो अंडरलाइन किया था, लिखो नीचे,
प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? Principal revenue producing activities are the core business activities of the firm. Core मैंने main, CORE, core business activities of the firm to earn profit. Core business activities of the firm. It depends on, अब वो बात आपकी वाली आने वाली है जो आपने कही थी, it depends upon the nature of the business. It depends upon the nature of the business. देखो यहां बहुत बड़ी बात है, मेरी बात सुनो, यहां सबसे बड़ा लूप होल बताने वाला हूं कैश फ्लो का, सबसे बड़ा लूप होल कैश फ्लो के अंदर, दिमाग देखना, ये बहुत बड़ा लूप होल है। सुनो मेरी बात गौर से, मैंने कहा इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। इधर देखो, इधर अगर आपका काम किराना शॉप है, किराना शॉप, तो आपकी कोर एक्टिविटी क्या होगी? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कह सकते हैं, ट्रेडिंग, ठीक है जी। वो आटा दाल चीनी चावल खरीदना और उसका आटा दाल चीनी को बेच देना। अगर आपका फर्नीचर का काम है तो आपकी कोर एक्टिविटी क्या होगी? गुड्स परचेज, फर्नीचर परचेज करना या लकड़ी परचेज करना और फिर से फर्नीचर बनाना और बेच देना, ठीक है। अच्छा, अगर आपका मान लो ये पेन बनाने का काम है तो कोर एक्टिविटी क्या होगी? रॉ मटेरियल परचेज करना, पेन प्रोड्यूस करना और बेच देना, ठीक है। तो फिर मेरी बात सुनो, नेचर ऑफ द बिजनेस की जब बात आती है ना, तो बिजनेस को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। जब हम नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं ना, तो हम बिजनेस को दो तरीके से बांट देते हैं। सर 3 तरीके से सर, अरे नहीं 2 तरीके बहुत है, 3 से बांट लो आप। याद है बचपन में आपको सिखाया था, देयर आर 2 टाइप ऑफ बिजनेस, क्या? एक ट्रेडिंग और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। याद है आपको? एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है जो दुकानदार करते हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बिजनेस को 2 तरह से बांटेंगे, फिर 2 तरह से बांटते हैं। एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज वाला बिजनेस, लिखो, एक फाइनेंशियल बिजनेस या नेचर बिजनेस में, एक फाइनेंशियल नेचर बिजनेस और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। एक फाइनेंशियल नेचर और दूसरा नॉन फाइनेंशियल नेचर। सुनो मेरी बात, इधर देखो, कभी आपने किसी दुकानदार को जो आटा दाल चीनी चावल बेचता हो, क्या आपने कभी उसी को पैसा लोन पे देते हुए देखा है? क्या आपने कभी बैंक को आटा दाल चीनी चावल बेचते हुए देखा है? किसी इंश्योरेंस कंपनी को देखा आपने आटा दाल चीनी चावल बेचते हुए? किसी म्यूचुअल फंड बिजनेस को आपने स्कूटर बेचते हुए देखा है? नहीं देखा। मतलब अब मैं आपसे रट्टा लगवाऊं, ये वाले फाइनेंशियल बिजनेस होते हैं, ये वाले नॉन फाइनेंशियल होते हैं, तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, है ना। अभी मैं आपको बोलूं फाइनेंशियल बिजनेस ये वाले होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ये वाले होते हैं, आप कहोगे सर क्या बात है? हमें मालूम है फाइनेंशियल वो जो फाइनेंस में डील करते हैं, पैसे में डील करते हैं, जिनका काम ही पैसे का लेन देन होता है। सर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक्स, फाइनेंस कंपनी है, ये सब क्या करते हैं? दे डील विद ओनली मनी। अभी कोई कंपनी जिसका काम ही पैसा उधार पे देना है, जिस कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ पैसा ही लोन पे देना है और उसी से इनकम को कमाना है, तो उसकी मेन एक्टिविटी क्या होगी? क्या होगी? फाइनेंस। उसकी कोर एक्टिविटी क्या हो जाएगी? टू गिव आउट फाइनेंस एंड टू अर्न द मनी। एक बिजनेस जिसका काम ये पेन बना के बेचना है, उसकी मेन एक्टिविटी क्या होगी? सेलिंग द प्रोडक्ट, नॉट द फाइनेंस। उससे हम बोलेंगे इज अ नॉन फाइनेंशियल बिजनेस। इसका काम बिजनेस के अंदर पैसा देना नहीं है, इसका काम है पेन बनाना और बेचना। तो बिजनेस को 2 हिस्से से तोड़ दिया गया। क्या? एक वो जो फाइनेंस का काम करते हैं और एक वो जो नॉन फाइनेंस का काम करते हैं। मतलब जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबको कहां डाल दिया? नॉन फाइनेंस के अंदर। और जितने भी बैंक हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कहां डाल दिया? फाइनेंस के अंदर। तो आपको दिमाग में ये रखना होगा कि बिजनेस कौन से नेचर का है। अगर बिजनेस बैंक है तो फिर बैंक की ऑपरेशन एक्टिविटी जो है वो है पैसा देना और पैसा लेना, इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट कमाना। ये बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसका मेन बिजनेस यही है। उसके मेन ऑपरेशंस क्या है? गिविंग आउट द मनी एंड टेकिंग द मनी, यही उसका मेन ऑपरेशन है। लेकिन एक ट्रेडर जो एक सब्जी बेचता है, जो दाल चीनी चावल बेचता है, जो फ्रिज बेचता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड बेचता है, जो फर्नीचर बेचता है, उसका काम पैसा देने का नहीं है। उसका काम है गुड्स बेचना और फिर अपनी इनकम कमाना।
उसका कोर बिजनेस क्या है? उसका कोर बिजनेस है टू सेल द गुड्स, ट्रेडिंग करना, तो वो नॉन फाइनेंशियल में आएगा। यानी बिजनेस को दो तरह से बांट दिया, एक फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपके लिए ऑपरेटिंग है वो एक दूसरी कंपनी के लिए ऑपरेटिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो एक फाइनेंशियल बिजनेस है, उसकी ऑपरेटिंग अलग होगी, आपकी ऑपरेटिंग अलग होगी। तो दिमाग में बात बिठा के रखना कि आप कौन सी कंपनी का कैश फ्लो बना रहे हो, बस इतनी सी बात दिमाग में रखना। अगर आपसे बोला जाए प्रिपेयर द कैश फ्लो ऑफ अ बैंक, किसी भी बैंक का नाम अगर दे दिया जाए, मान लो आईसीआईसी बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो भैया जो बैंक है ना, बैंक उसका मेन ऑपरेशंस यही है, टू लेंडिंग द मनी एंड टू टेक द मनी, यही उसका मेन ऑपरेशंस है। तो इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट की इनकम जो है वो बैंक के लिए ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग, वो बैंक के लिए ऑपरेटिंग है। एक इंश्योरेंस कंपनी का मेन बिजनेस क्या होता है? एक बिजनेस क्या है? डीलिंग इन द मनी, पैसे में डील करना। एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है, ये मैक्स इंश्योरेंस हुई और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां खुली है ना, टाटा की और बिरला की म्यूचुअल फंड कंपनीज, इनका मेन बिजनेस है पैसे में डील करना। दीज आर फाइनेंशियल बिजनेस, ये पैसे में डील करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। इनके अलावा बाकी सब कुछ नॉन फाइनेंशियल है। सर मतलब ये प्रॉफिट नहीं कमाते? अरे मैंने नॉट प्रॉफिट नहीं कहा, मैंने नॉन फाइनेंशियल कहा है, गलती मत करो। मैंने प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट नहीं कहा, मैंने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कहा है। जो लोग पैसे में डील करते हैं, पैसे के अंदर डील करते हैं, वो फाइनेंशियल कंपनीज हैं। जो पैसे में डील नहीं करते, प्रोडक्ट में डील करते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल हैं। दोनों कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंट होती है। एक का पैसे का लेन देन ऑपरेटिंग है और दूसरे का सेल्स ऑपरेटिंग है, परचेज एंड सेल्स, वो ऑपरेटिंग है। ठीक है जी, दिमाग में थोड़ी सी बात क्लियर कर रखना। जब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो बहुत बड़ी बात दिमाग में आनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसकी ऑपरेटिंग की बात कर रहे हो सर? फाइनेंशियल कंपनी की या नॉन फाइनेंशियल की? ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर नॉन फाइनेंशियल होगी तो क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, अगर फाइनेंशियल होगी तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। कहीं ना कहीं लिखा होगा कैश फ्लो ऑफ द बैंक, या कैश फ्लो ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, या कैश फ्लो ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी। आपको समझ में आ जाएगा ये फाइनेंशियल कंपनी की बात हो रही है, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम भी करेंगे, आपको समझ में आएगा। फाइन, आओ आगे बढ़ते हैं। लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जल्दी से। अब ये क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर investing activities are the acquisition and disposal acquire करना, acquire लिख लो आप, acquire and disposal of long term assets, and other investments. फिक्स एसेट्स, यस, एंड अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, या तो एसेट्स को बाय करना या एसेट्स को बेचना। कौन से एसेट्स को? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, फिक्स एसेट्स की। सर कैश हमारा करंट एसेट्स है, वो कहा जाएगा? क्वेश्चन आएगा दिमाग। सर डेप्टर्स ऊपर आ गया, देखा था वो ऐड और प्लस के अंदर। तो करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, कौन से एसेट्स की बात कर रहा हूं? फिक्स्ड एसेट्स। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ज्यादा क्या आता है मालूम है? क्या आता है मालूम? बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ज्यादा ये आएगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और क्या क्या आ सकता है? तो लिखो जल्दी से, थोड़ा सा सब एग्जांपल्स लिखो। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड purchase of fixed assets, bracket including tangible assets. सेकंड नंबर पे डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और क्या आ गया इसके अंदर? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज,
परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, पता है कौन सी सिक्योरिटीज? लिखो ब्रैकेट में शेयर्स, डिवेंचर्स, ईटीसी। इन्हें सिक्योरिटीज बोला जाता है, शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स। सर इसमें गोल्ड भी आता है? कौन से? गोल्ड एंड सिल्वर। सब कुछ आएगा, सब कुछ एवरीथिंग। आगे लिखो सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ब्रैकेट में लिखो शेयर्स, डिवेंचर्स, ईटीसी। फिर लिखो सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अगले में नेक्स्ट पॉइंट में सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इतना लिख लो बस, बहुत है, नॉर्मल। और क्या लिखना बाकी तो क्या है। हाँ, एक ये लिख लो एडवांस एंड लोन, एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टीज। अगर किसी को लोन दिया या एडवांस दिया है वो भी इसमें आ जाएगा। और अगला लिख लो रिसीट, रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टीज। रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस मेड टू थर्ड पार्टीज। तो बेसिकली देखा जाए, अगर इसको हम रेक्टिफिकेशन ना करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम बात ऑपरेटिंग एक्टिविटी की करेंगे, सुनो उधर दोबारा से एक बार, इधर लिखना बाद में, जब हम बात ऑपरेटिंग एक्टिविटी की करेंगे तो दिमाग में एक बात पक्का आनी चाहिए कि बिजनेस क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस कौन सा है, कौन से बिजनेस का कैश फ्लो हम बना रहे हैं, हमारे बिजनेस क्या है। बिजनेस अगर फाइनेंशियल बिजनेस है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंट होगी कंपेयर टू नॉन फाइनेंशियल। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है, द मेन कोर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो बैकबोन होती है। अगर हम मैं बात करूं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, जो ये पेन बनाता है, तो उसका मेन कोर ऑफ बिजनेस क्या है, टू प्रोड्यूस दिस पेन एंड सेल इन द मार्केट, यही काम है ना। पर सर वो स्क्रैप भी बेचता है, अरे ठीक है, इसमें जो स्क्रैप बचता होगा वो बेचता होगा प्लास्टिक का, लेकिन उसका मेन कोर ऑफ बिजनेस है क्या, मेकिंग दिस पेन एंड सेलिंग इन द मार्केट। तो हमें ये बात देखनी होगी व्हेन इट्स कम टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वी हैव टू कीप इन माइंड कि बिजनेस का नेचर क्या है। क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में ऐसा आपको जहां बैंक दिया होगा या वो दिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा हुआ था कि बैंक का क्वेश्चन उठ के आ गया था। अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है, इसलिए चांस नहीं लेंगे भाई। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस है क्या बिजनेस के, व्हाट आर द ऑपरेशन ऑफ दिस बिजनेस, ये फाइनेंशियल बिजनेस है। तो सर इसकी कोर एक्टिविटी जो है ना वो है गिविंग आउट द मनी एंड टेकिंग द मनी, ये इसकी मेन एक्टिविटी है। इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट कमाना, पैसा देना, पैसा लेना, ये उसकी मेन एक्टिविटी है, क्योंकि वो फाइनेंशियल बिजनेस है, वो फाइनेंस का काम करता है, पैसे का। और बाकी सब नॉन फाइनेंशियल है, चाहे वो ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी है। सर क्वेश्चन में अगर दिया नहीं रहेगा तो नॉन फाइनेंशियल है, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो इसका मतलब नॉन फाइनेंशियल। ठीक है जी, 99.9% नॉन फाइनेंशियल का ही क्वेश्चन आता है। ठीक हो गई पहली बात। फिर बात आई इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये सब रेक्टिफिकेशन मत करना। अरे परचेज ऑफ असेट्स, अगर हम कुछ परचेज करेंगे तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, सेल करेंगे इन्वेस्टिंग में जाएगा, चाहे इंटेंजिबल हो, मतलब चाहे गुडविल हो, चाहे पेटेंट्स हो, अगर परचेज है तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग के। भाई ये सारी बातें दिमाग में रखनी है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है इसके अंदर, बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी करेंगे तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की, तो लिखो फाइनेंसिंग जल्दी से। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज which result in change, which result in change in size and in size of owner's capital and काट दो, in size of owner's capital, मतलब जिससे ऑनर्स की कैपिटल के साइज में डिफरेंस आए, बड़े या घटे, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर्स, लिख लो फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इश्यू करोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, कैपिटल बढ़ेगी, लिख दो। दूसरा लिखो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, फिर लिखो
और क्या हो सकता है इसके अंदर? बैंक लोन, फिर और कहां से पैसा आ सकता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, और पैसा जा कैसे सकता है इसके अंदर? इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड है, रिडेम्पशन भी आएगा, यस, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी आएगा, इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, डिविडेंड पेड आ जाएगा। बस ये इसके थोड़े से एग्जाम्पल है। देखो सुनो मेरी बात, मैं आपसे रट्टा नहीं लगवाना चाहता हूं, प्रॉब्लम ये है, मैं चाहता हूं कि आप खुद देख लो, देखते ही समझ जाओ ये एक्टिविटी कौन सी है। मैं ऐसा चाहता हूं। बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, शुरू के पहले 3-4 क्वेश्चन जहां ये पूछा गया है कि बताओ ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है, ऐसा पूछा गया है। तो इसके तुरंत बाद, ये लिखने के तुरंत बाद हम उन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा पहले 10 आइटम, आप अपनी बुक में टिक करोगे, जितनों कितनों के आंसर सही आते हैं हम चेक करेंगे। चलो आओ, मैं पूछता हूं आपसे और बुक नहीं खोलोगे, आप बुक नहीं खोलोगे, मैं आपसे पूछता हूं और फिर आप टिक करते जाओगे और फिर एक टेस्ट हो जाएगा, देखिए आपको कितना थोड़ा बहुत समझ में आया। आओ आगे चलें और मैं आपसे पूछता हूं इधर, सबसे पहले आपसे पूछूंगा क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स। कुछ आइटम्स हैं आपको क्लासीफाई करने हैं, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको बताना है कि ये कहां जाएगा, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ये फाइनेंसिंग में जाएगा या इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो 3 कॉलम बनाओ, जल्दी बनाओ 3 कॉलम, फटाफट से 3 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम बड़ा वाला छोड़ दो आइटम के लिए, बड़ा कॉलम छोड़ दो इतना बड़ा, और उसके बाद 3 और बना लो फटाफट, जल्दी कर। 3 लाइन लगानी है, 1 2 3। इसको आइटम को नहीं छोड़ दो, पर्टिकुलर्स के लिए छोड़ दो बड़ा कॉलम, बस। उसके बाद 3 लाइन लगाओ, लगाओ, हाँ फटाफट तेज, बस बस इतना बहुत है, बहुत है, हाँ जल्दी 1 और लगा लो, वेरी गुड, हो गया। पहला कॉलम आइटम के लिए बड़ा वाला और बाकी आगे 3 कॉलम, ठीक है। आप अपने अपने कॉलम में डालते जाना, आंसर होता जाएगा। पहला, सबसे पहला, ठीक है, ये एक नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस है, मैं पहले बोल देता हूं, ठीक है जी। ये एक नॉर्मल, या जो बिजनेस अभी बात कर रहे हैं, एक नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस है और उसको सबसे पहला बताया गया कैश सेल, कैश सेल्स। आप डालो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है। डाल दिया आपने, चलो। अरे यार कैश में सेल्स यार। अगला लिखो कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स। आप डाल दो किसी एक एक्टिविटी को, उसको डाल दो आप, ठीक है। चलो तीसरा, परचेज ऑफ बिल्डिंग, हो गया। चौथा, सेल ऑफ बिल्डिंग, डालते जा रहे हो साथ साथ आंसर आप, ओके। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल्स और डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल और डिवेंचर्स डाल दिया। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाइंग बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अभी समझ में नहीं आएगा ना, वहां पे समझ में आएगा जब हम शेयर का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा है, बाइंग बैक ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स बाय किए, हाँ जी, ये देख लो। उसके बाद डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स फॉर अ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, हो गया। कितने आइटम हो गए, ओके। एक और लिखो कैश परचेज, ठीक है, कैश परचेज। एक और लिखो लास्ट 10, फिर चेक करते हैं किसके कितने नंबर आए। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, 10 आइटम हो गए। अब मैं आंसर बोलता हूं, एक में प्रॉब्लम आएगी आपको, बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाकी में नहीं आनी चाहिए। और मैं आंसर बोलता हूं, सबसे पहला
सबसे पहला देखो आप, नंबर 1 कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिसने सही डाला वो टिक करो, जिसने गलत डाला वो क्रॉस करो। सही आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड आपके पास था कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अपने आप ईमानदारी से नंबर देना अपने आप को। तीसरा है परचेज ऑफ बिल्डिंग, आपको मालूम है ये किसी भी हालत के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मालूम है ना आपको, परचेज ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद सेल ऑफ बिल्डिंग भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये हमें मालूम है। आ जाओ उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल्स और डिवेंचर्स, ये भी आपको मालूम है अच्छी तरह से कौन सी है ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और उसके बाद हमारे पास छठे नंबर पे क्या था, वो था बाइंग बैक ऑफ, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिलहाल लिख लो, लेकिन एक बार इसको लिखने के बाद इस पे एक टिक मार दो, ऐसे करके सर्कल मार दो। वहां पे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे ना शेयर्स का, वहां मुझसे पक्का पूछना सर ये है क्या, वहां समझाऊंगा बाइंग बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। आगे आ जाओ, डिविडेंड पेड, सुनो रिसीव्ड नहीं, पेड, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। आगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग। अब मुझे बताओ 10 में से कितने कितने नंबर आए, कितने आए, फुल 10, कितने, एक मिनट 10 में जिनके 10 आए ना वो हाथ खड़े करो पहले, जो पूरे 10 में से 10 वाले हैं। 1 2 3 4 है, बस अब नहीं बोलोगे आप रहने दो, ठीक है, आप छोड़ दो भी। हाँ आपके कितने हैं, 7। प्रशांत तेरे कितने, ईमानदारी से 8, तेरे 8 है, 8 9, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। 9 आपके भी 9, 8 7, हाँ जी आप 7 10 पूरे। सुनो मेरी बात, सबसे पहले आप बताओ गलती कहाँ है, 3 कौन से गलत हुए? अरे सुनो, 1 मिनट उधर, रुको 1 मिनट। कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स एक कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, पैसा लेना डेब्टर्स से। डेब्टर्स कौन होते हैं, जिनको आप माल बेचते हो उधार में, तो सेल एक कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। हेलो इधर बातें नहीं, ये तो गलत, बिल्कुल नॉर्मल गलती थी। अगला और ओके, बाइंग बैक ऑफ शेयर्स आपको भी नहीं मालूम चला तो फाइनेंसिंग है, लेकिन बाद में समझाऊंगा। और आगे ये तो नॉर्मल ऑपरेशन है यार, उधार में माल परचेज करना और बेचना। हाँ जी इधर तेरे कौन से गलत है? 2 कैश परचेज भी तूने कहाँ डाला उसको है? देखा आपको रास्ते में जो भी कोई नाला बड़ा दिखे या नदी दिखे, इधर प्रशांत रास्ते में जाते हुए कोई भी नाला या नदी दिखे आपको छलांग लगा देनी है। हाँ उसके बाद अगला, और कौन सा अगला? अच्छा ठीक है, इधर एपी तेरे कौन सा गलत है? देखो बाई बैंक वाला तो मैं समझता हूँ एक गलत हो सकता है, लेकिन कैश रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स ये कॉर्पोरेशन एक्टिविटी है, ठीक है जी। हाँ जी इधर आपके कितने गलत थे? 3 कौन से गलत थे बेटे? डेब्टर से पैसा आएगा तो इन्वेस्टिंग है, वो असेट्स होते हैं। अच्छा और ओके, और वो तो ठीक है, लेकिन 2 ठीक कर सकते थे आप। इशू तेरे कौन से 2 गलत है? मैंने कहा ना, जब हम किसी से पैसा उधार में लेते हैं तो उसको डिविडेंड पे करना पड़ता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। और कौन सा? सेल ऑफ बिल्डिंग। क्या लिखा तूने उसको? अरे मैंने ना उसको ऑपरेटिंग वाला वाला था, मैंने उसमें डाल दिया, मुझे पता था कि वो ऐसे ही एक साथ। ओके इधर नेहा तेरे कौन से 3 गलत है? ओके फाइन, ये छोड़ दो। और ओके इंटरेस्ट पेड क्या किया आपने, कहाँ डाला? वेरी गुड, शाबाश। और अच्छा इंटरेस्ट किस पे पे करेंगे इन्वेस्टिंग, बताना जरा। बिल्डिंग पे इंटरेस्ट पे करोगे क्या? वहां इंटरेस्ट रिसीव करोगे, पे नहीं करोगे। हाँ और अब समझ में आ गई बात, गलती कहाँ थी? खुशी कहाँ गलती पता लग गया, गलती समझ में आ गई। तो सुनो मेरी बात, यही जो मैंने आपसे पूछा ना, इधर ओ हेलो बच्चों सुनो 1 मिनट, जो मैंने आपसे भी पूछा और आपने उसके आंसर दिए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। 8 आइटम होंगे या कभी कभी 4 आइटम होंगे 2 नंबर के अंदर, आधे नंबर का 1 होगा। और आपसे पूछा जाएगा, अगर मुझे विश्वास ना हो तो अपनी इलिस्ट्रेशन खोल के देख लेना, ठीक है। लो अभी टाइम 5 मिनट और देता हूं, लिखो 10 आइटम और जल्दी से लिखो, इसी के आगे 10 और फटाफट लिखो, लिखो जल्दी से। इसी के आगे इसी में दोबारा नए कॉलम मत बनाओ, इसी में ही
लिखो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडेम्पशन का मतलब होता है जिनसे लोन लिया था अब उनको पेमेंट करनी है, दैट इज को रिडेम्पशन, रिडीम करना। ठीक है जी, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो गया। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रीपेमेंट मतलब जिनसे आपने लोन लिया था आप उसको पे कर रहे हो। ये कौन सा खर्चा है? क्या ये ऑपरेटिंग खर्चा है, क्या ये फाइनेंसिंग खर्चा है, क्या ये इन्वेस्टिंग खर्चा है, आपको बताना है। अच्छा, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस क्या है? क्या ये ऑपरेटिंग खर्चा है, क्या ये फाइनेंसिंग खर्चा है, या इन्वेस्टिंग खर्चा है? ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अंदर आ जाओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये क्या है? ठीक है जी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, नहीं हाँ, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये कौन सा खर्चा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए। 5वां था बेटे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। एक और लिखो 5 के बाद, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल। अभी देखता हूं क्या, परचेज ऑफ गुडविल। फिर है अगला सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स को बेचा जाना, सेल ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हाँ, सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स बेचे। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद कितने हो गए? 2 रह गए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, ये तो नॉर्मल होता है ऑपरेशन, कमीशन तो मिलता है सेल्स के अंदर, परचेज के अंदर, तो ये नॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ जी, कितने हो गए बताओ? 10। चलो मैं आंसर बोलता हूं। ठीक है, हो गया आपका पूरा। लास्ट में मैंने बता ही दिया। हमने स्टार्ट कहां से किया था? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है, सुनो इधर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जिन्होंने फाइनेंसिंग कहा है टिक मारो, जिन्होंने नहीं दिया क्रॉस करो ईमानदारी के साथ। हेलो छोड़ दे, कोरोना बिल्कुल पास में है, मस्ती करना छोड़ दे। पता भी लगेगा बड़ा पेनफुल है कोरोना, सच्ची बता रहा हूं। आगे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रीपेमेंट कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है? इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, या रीपेमेंट ऑफ लोन, यार बैंक से लोन लिया था पैसे वापस कर रहे हो तो फाइनेंसिंग हुआ ना। उसके बाद है जी, पता नहीं क्यों बोल रहे इन्वेस्टिंग। उसके बाद कोई गलती हो गई, ऑफिस एक्सपेंस, वेरी गुड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग है यार, माल बेचना। मैंने कहा सुनो, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके फिनिश गुड्स बेचने तक एक कंपनी जो भी बिजनेस करती है वो उसके ऑपरेटिंग बिजनेस होते हैं, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। याद रखना, दोबारा कभी नहीं भूलना। पता है ये बात मैं दोबारा कब समझाऊंगा? ये बात मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कब? जब हम करेंगे चैप्टर रेशियो एनालिसिस। फिर एक बार ये बात समझाऊंगा। एक बार रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके फिनिश गुड्स के मार्केट में बेचने तक जो भी खर्चा कंपनी करती है, दोज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उससे निकल आओ बाहर। वो जो पुराने वाला है ना, वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सपेंस, वो जो दिमाग में घूम रहा है 11th क्लास, उससे बाहर आओ। अब वो छोड़ दो। अब 3 बातें किया करो, ऑपरेटिंग वाला खर्चा, इन्वेस्टिंग वाला खर्चा, फाइनेंसिंग वाला खर्चा। अब ये बात किया करो, ठीक है? आ जाओ, कोई आया बात? वो सामने जगह पड़ी, बस। हाँ, इधर। उसके बाद आगे था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बेटे मैन्युफैक्चरिंग राज्य
मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पेड किया, वेजेस लेबर सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। रॉ मटेरियल क्या है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉर्मल, ठीक है। आ जाओ उसके बाद परचेज ऑफ गुडविल। हाँ, परचेज ऑफ गुडविल मैंने लिखवाया था ना, इंटेंजिबल गुड्स भी आते हैं इसमें, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं। सेल ऑफ पेटेंट्स, कौन सा वो? सेल ऑफ पेटेंट्स। आगे आ जाओ, इंक्लूडिंग, ओके ठीक कर लो, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल। आगे लिखो, अच्छा आगे लिखो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग है, साफ पता लग रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टिंग ही है, ये भी इन्वेस्टिंग ही है। उसके बाद कमीशन रिसीव तो ऑपरेटिंग है, ये तो नॉर्मल हो गया, कमीशन रिसीव ये तो ऑपरेटिंग हो गया। आ जाओ, कितने सही है? कमीशन रिसीव, लास्ट वाला कमीशन रिसीव था। हाँ जी, कितने नंबर आए? फुल। हाँ जी 9। हाँ जी, इधर कितने नंबर आए? 7। कभी ऊपर ना आइयो गलती से, हंसता नहीं पर जो सबसे पहला नाला देखे छलांग मार दो उसमें। हाँ जी, आप 9 9। हाँ जी, इधर फिर भी कितने आए बोलो ना, कितने? एक मिनट यार, मजाक मत कर। हाँ, कितने हैं तेरे? तेरे? हाँ जी 10। वाह, 10 किसके आए दूसरे राउंड में? 1 2 3 इधर 3 मतलब 10 आए दूसरे राउंड में। तुम दोनों के 9 आए। अच्छा सुनो, एक मिनट इधर सुनो, 1 मिनट, शांति शांति शांति। मैं 2 मिनट और लूंगा, मैं बंद करता हूँ। 2 मिनट और, ठीक है जी। सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम पता कहाँ पे है? सुनो, एक मिनट, ऐसे सीधे लाओ, जोर से ऐसे जोर से लाओ ऐसे। सुनो, मैं समझा रहा हूँ क्या। इधर मैं सारा रिव्यू करता हूँ, इधर सुनो। कोई बातें नहीं यार, मैं सारा का सारा चैप्टर एक बार दोबारा से घुमाता हूँ आंखों के सामने, पूरा घुमाता हूँ। अभी तक क्या पढ़ा है? अरे चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। ये स्टार्ट करने से पहले किक मारी जा रही है। अभी तक स्टार्ट कहाँ हुआ? अभी ये स्टार्ट कहाँ है? अभी तो चाबी भी नहीं घुमाई, ये तो किक मार रहे हैं अभी। पता है क्यों कर रहा है सब कुछ? ताकि आपको बेसिक समझ में आए। देख इधर, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने कहा किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। भाई, और बिजनेस होता भी ऐसे ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये नहीं कि कैश फ्लो में बांटा जाए। सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस। फाइनेंस कहां से आएगा? ओए शांति 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 रखो। फाइनेंस कहां से आएगा? 4-5 बड़ी बातें हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। और कहां से लाएगी पैसा? जमीन खोद के थोड़ी आएगा। यही 4-5 चीजें हैं। या कोई फ्रेंड से लोन ले लिया, यही है। तो हमने कहा वो फाइनेंसिंग में आएंगे, वो सब फाइनेंसिंग। और फिर सुनो, 1 मिनट शांति रखो यार, 1 मिनट। और फिर जहां से पैसा लोगे, इधर देखना, इधर जहां से पैसा लोगे उसको क्या दोगे? शेयर्स पे क्या दोगे? डिविडेंड पेड। बैंक लोन पे क्या दोगे? इंटरेस्ट पेड। डिवेंचर्स पे क्या दोगे? इंटरेस्ट पेड। डिवेंचर्स का पैसा वापस करोगे तो क्या बोलोगे? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। लोन को रीपेमेंट करोगे तो क्या करोगे? रीपेमेंट ऑफ लोन। इसमें पैसा जाएगा। लेकिन क्या है ये सब? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बार पैसा तुम्हारे हाथ में आ गया तो उसका फिर क्या करोगे? उस पैसे को लेके बैठ जाओगे क्या? नहीं सर, हम उससे मशीन परचेज करेंगे। तो फिर इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेकंड नंबर पे हम करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उस पैसे को जो हमने लोगों से इकट्ठा किया, हम इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे, और फिर क्या करते हैं? सेल और परचेज ऑफ सेल असेट्स करते हैं। और हाँ, कभी कभी इतना पैसा बच जाता है कि हम खुद के लिए जो पैसा इकट्ठा किया उसको करने के बाद उस पैसे को कहीं बाहर और इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे बाइंग ऑफ शेयर्स, बाइंग ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनी, सम अदर कंपनी, खुद की कंपनी के नहीं, किसी और कंपनी। बाइंग ऑफ बिल्डिंग, कुछ और कंपनी के लिए। फिर वहां से हमें इनकम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या? डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। बाइंग ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट हो गई। जिसे बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या है ना, किसी और कंपनी। पैसा इतना इकट्ठा हो गया, वापस नहीं करना चाहते। अच्छा सुनो, पैसा इकट्ठा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, अब हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ ना। अब स्टार्ट होगा क्या? ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या होता है?
कच्चा माल खरीदने से लेके, रॉ मटेरियल लेने से लेके, फिनिश गुड्स बेचने तक एक कंपनी जितना भी काम करती है, चाहे वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो ऑफिस एक्सपेंस है, चाहे सैलरी है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, वेजिस है, सब 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 कच्चा माल खरीदने से लेके माल के बेचने तक एक कंपनी जितना भी खर्चा करती है वो सारे के सारा किस में चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन हमें ध्यान में ये रखना है कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कंपनी या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अगर हम फाइनेंसिंग कंपनी की बात करेंगे तो उसके ऑपरेशंस दूसरे होते हैं और बाकी सब कंपनियां जो होती हैं उनके ऑपरेशंस नॉर्मल होते हैं, यानी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ये चैप्टर का अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है और एक फॉर्मेट किया है, बस हमने अभी तक इतना ही किया है। और सुनो भाई सुनो, कल ये फॉर्मेट फाइनल होना चाहिए, कल ये फॉर्मेट आपका फाइनल हो जाना चाहिए और इस फाइनल फॉर्मेट को आप एक पेज में डाल के उसकी फोटोकॉपी करा लो, क्योंकि कल हम इसके पहले टॉपिक पे जाएंगे जहां हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका जो पहला वर्किंग नोट है, पहले उसी के 5-7 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। बुक में एक ही है, बुक में सिंगल क्वेश्चन दिया, लेकिन हम 5-7 कर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले, ताकि उसमें हम परफेक्ट हो जाए। यानी जहां तक आपको सीए लेवल तक घुमाया जा सकता है, क्योंकि उसमें फाउंडेशन में है ये सीए फाउंडेशन में भी है और वही 12 नंबर का। जहां तक आपको घुमाया जा सकता है, मैं गारंटी देता हूं एक बार कैश फ्लो खत्म होगा, मैं आपके सामने बुक लाऊंगा फाउंडेशन की और आपको क्वेश्चन दूंगा। जैसे आपने बीएस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है आपको? फाउंडेशन 5 मिनट में कर दिए। बीएस 12 नंबर की आती है, 12 मार्क्स की बीएस आती है फाउंडेशन के लिए, और इस लड़की ने सिर्फ 5 मिनट लगाए थे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मिनट। वो बेस है, बेस, दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ द स्टडी। हम ये जो 2 दिन से वेस्ट कर रहे हैं क्लासेस, ये बेस बना रहे हैं। मैं कैश फ्लो का ऐसा बेस बनाना चाहता हूं कि आप कैश फ्लो को झटके में सॉल्व करो, और आप करोगे। मैं फाउंडेशन का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करवाऊंगा और मैं उठूंगा भी नहीं और आपका आंसर आएगा। ये कैश फ्लो हम लास्ट में जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 15 दिन और लगेंगे। तो जो हमने अभी तक पढ़ा ना, वो इतना नहीं है, इतना सा पढ़ा, छोटा सा। अभी तो शुरू भी नहीं किया, ये तो अभी किक स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। अभी तो ऐसे इसको ऐसे चैप्टर को शुरू कर रखा है। लेकिन एक बार जब क्वेश्चन पे चढ़ गए, कल से जब हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट के ऊपर आना, फिर तुरंत आगे आगे भागेंगे और विद इन 21 डेज चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे।